हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूआपा में 2019 में किए गए संशोधन की चर्चा करेंगे। यूएपीए यूआपा यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम। यह अधिनियम 1967 में बनाया गया और इस अधिनियम का उद्देश्य था भारत में गैर कानूनी गतिविधियां करने वाले संगठनों को प्रतिबंधित करना। ऐसे संगठन जो भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, एकता को क्षति पहुंचाते हैं, ऐसे संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके, ऐसे संगठनों को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया जा सके, ऐसे संगठन की गतिविधियां समाप्त की जा सकें। इस उद्देश्य से यह कानून 1967 में अस्तित्व में लाया गया। जब से यह कानून बना उसके बाद से इस कानून में समय समय पर संशोधन किए जाते रहे हैं। सबसे प्रभावी संशोधन यदि कहा जाए तो वह 2004 का है, 2004 का है। 2004 में इस अधिनियम में संशोधन करके इसमें आतंक के प्रावधानों को भी शामिल कर लिया गया, यानी आतंकी गतिविधियों के लिए भी दंड देने के प्रावधान शामिल कर लिए गए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 2004 में ही कोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट का समापन हो गया। अब भारत में कोई ऐसा कानून नहीं था जो आतंक की रोकथाम में सीधे तौर पर सहायक हो सके। इसलिए किसी नए कानून को बनाने के बजाय यूआपा 1967 में, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में ही संशोधन करके आतंकरोधी प्रावधानों को शामिल कर लिया गया। फिलहाल यूआपा के कौन कौन से प्रावधान हैं, हम लोग उन सारे प्रावधानों की चर्चा, महत्वपूर्ण प्रावधानों की चर्चा इस वीडियो में नहीं करेंगे। हमारा पर्पस यूआपा में 2019 में किए गए संशोधनों के विषय में अध्ययन करना है। 2019 में इस अधिनियम में पुनः संशोधन किया गया और यह संशोधन विवादों में भी घिरा। फिलहाल क्या प्रावधान किए गए संशोधन के माध्यम से और उनके क्या प्रभाव हैं, हम लोग इस बात की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। पहला परिवर्तन जो इस संशोधन के माध्यम से लाया गया वह यह है कि अब तक केवल किसी संगठन को ही प्रतिबंधित घोषित किया जा सकता था। किसी संगठन को आतंकी घोषित किया जा सकता था, प्रतिबंधित घोषित किया जा सकता था, व्यक्ति को नहीं। लेकिन इस संशोधन के माध्यम से इस अधिनियम के अध्याय 6 को संशोधित किया गया और संशोधन के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को भी अब इस अधिनियम के माध्यम से आतंकी घोषित किया जा सकता है। अब अगर व्यक्ति को आतंकी घोषित किया जा सकता है तो इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति की गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। क्यों किया गया ऐसा? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जब किसी संगठन को हम प्रतिबंधित संगठन घोषित करते थे या आतंकी संगठन घोषित करते थे इस अधिनियम के अंतर्गत, तो उस संगठन के सदस्य उस संगठन को छोड़कर कोई नया संगठन फॉर्म कर लेते थे, कोई नया संगठन बना लेते थे और फिर से भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो जाते थे, लग जाते थे। तो ऐसी दशा में हम संगठनों पर तो कार्यवाही कर पाते थे, लेकिन संगठनों के सदस्यों पर कार्यवाही कर पाना, विशेषकर सभी सदस्यों पर कार्यवाही कर पाना बड़ा कठिन होता था। यह संशोधन ऐसी कमियों को समाप्त करेगा। अब केवल संगठन के विरुद्ध ही नहीं बल्कि व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सकेगी और कार्यवाही की जा सके इसके लिए जो दूसरा प्रावधान किया गया संशोधन के माध्यम से वो महत्वपूर्ण है। पहले इस कानून में यह प्रावधान किया गया था कि जिन संगठनों को प्रतिबंधित घोषित किया जाएगा उन संगठनों को पहली अनुसूची में लिख दिया जाएगा और अब इस संशोधन के माध्यम से यूआपा अधिनियम में चौथी अनुसूची जोड़ी गई है। 3 अनुसूचियां थी, अब चौथी अनुसूची जोड़ दी गई है और यह चौथी अनुसूची व्यक्तियों के लिए जोड़ दी गई है। जिन व्यक्तियों को इस अधिनियम के अंतर्गत आतंकी घोषित किया जाएगा
उन व्यक्तियों के नाम इस चौथी अनुसूची में वर्णित कर दिए जाएंगे। कौन करेगा, कैसे करेगा? यह अधिकार केंद्र सरकार को होगा। केंद्र सरकार एक नोटिफिकेशन निकालेगी गजट में, और गजट में नोटिफिकेशन के माध्यम से किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित कर सकेगी। दो प्रमुख चेंजेस ये हैं। तीसरा चेंज क्या लाया गया? तीसरा परिवर्तन किया गया कि जांच करने का अधिकार अब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को दे दिया गया। पहले जो युवापा 1967 था, उसमें यह प्रावधान था कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो मुकदमे पंजीकृत किए जाएंगे उनकी जांच डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी या एसीपी रैंक के अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त रैंक के अधिकारी से नीचे के अधिकारियों के द्वारा नहीं की जाएगी। यानी मिनिमम उस अधिकारी का लेवल डिप्टी एसपी या एसीपी का होना चाहिए जो युवापा के अंतर्गत मामलों की जांच करे। लेकिन अब इस संशोधन के माध्यम से इसे और सरल कर दिया गया और यह प्रावधान कर दिया गया कि अब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी भी ऐसे मामलों की जांच कर सकेगा। तो जांच को व्यावहारिक धरातल पर और आसान बनाने का प्रयास किया गया है। जो अगला प्रावधान किया गया वह अप्रूवल को लेकर के है, अनुमति को लेकर के। हम सब जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन या पुलिस के अधिकार, पुलिस की शक्तियां सामान्यतः राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं, लेकिन युवापा अधिनियम के अंतर्गत जब जांच करने का प्रयास संघ की एजेंसियां करती हैं तो उन्हें राज्य सरकारों से परमिशन लेनी पड़ती है। पहले यह प्रावधान था कि अगर किसी भी मामले की जांच पड़ताल करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है, रेड करना है, किसी की संपत्ति जब्त करनी है, तब प्रदेश के डीजीपी, पुलिस महानिदेशक से अप्रूवल लिया जाएगा और उस अप्रूवल के बाद इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, रेड की जाएगी, संपत्तियां सीज की जाएंगी आदि। लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया और संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया गया कि अगर युवापा के अंतर्गत कोई भी मुकदमा दर्ज है तो ऐसे मामलों में अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना है, रेड करनी है, संपत्तियां सीज करनी है, तब अब प्रदेश के डीजीपी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अब एनआईए के डीजी से अप्रूवल लेना होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच अभिकरण के डायरेक्टर जनरल से परमिशन लेनी होगी और उस परमिशन के बाद जांच की जाएगी। और सबसे अंतिम जो पांचवां संशोधन किया गया, यह पांचवां संशोधन एक इंटरनेशनल ट्रीटी को इस अधिनियम में शामिल करने से जुड़ा है। युवापा 1967 में, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में 9 इंटरनेशनल ट्रीटीज शामिल की गई थी। ये वे इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं जिन इंटरनेशनल ट्रीटीज के अंतर्गत भी युवापा के अंतर्गत मुकदमे पंजीकृत हो सकते हैं और कार्यवाही की जा सकती है। अब इस ट्रीटी में एक ट्रीटी की संख्या और बढ़ा दी गई है और वह है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म 2005। 2005 का ये जो कन्वेंशन है न्यूक्लियर टेररिज्म को समाप्त करने का, इस कन्वेंशन को भी, इस इंटरनेशनल ट्रीटी को भी इस अधिनियम में शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब है कि अब इसके अंतर्गत भी मुकदमा दर्ज हो सकता है और कार्यवाही की जा सकती है। कुल मिलाकर हम ये कहें कि युवापा में जितने भी संशोधन किए गए हैं वे वर्तमान परिवेश को ध्यान में रखते हुए आंतरिक सुरक्षा के नजरिए से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि इनकी आलोचनाएं भी बड़े मुखर तरीके से हुई हैं। यह कहा गया कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात करेगा, यह व्यक्ति की गरिमा के विरुद्ध होगा, राजनीतिक आधार पर शक्तियों के दुरुपयोग को बढ़ावा देगा, जैसा कि आतंकरोधी कानूनों में देखा जा चुका है।
इससे केंद्र के शक्तिशाली होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि एनआईए की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं और स्टेट की पुलिस एजेंसी की शक्तियां कम कर दी गई हैं। तो हमारी जो संघीय प्रणाली है, फेडरल पॉलिटी है, यह इस पर नकारात्मक असर भी डालेगा। ठीक है, आलोचकों के अपने अलग अलग मत हैं, उनकी अपनी अलग अलग आलोचनाएं हैं, लेकिन यदि हम निष्कर्ष निकालें तो निष्कर्ष के तौर पर इन संशोधनों को वर्तमान परिवेश के लिए अत्यंत उपयोगी कहा जाएगा। दुरुपयोग की संभावनाएं अच्छे अच्छे कानूनों की रहती हैं, अच्छे प्रावधानों की भी रहती हैं, इसलिए यह सरकारों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि वह कानूनों का उपयोग कैसे करना चाहती हैं। लेकिन कानूनों की प्रभावशीलता की जांच दुरुपयोग करने की संभावना के आधार पर नहीं की जाती, बल्कि कानूनों की प्रभावशीलता की जांच उसके उपयोग करने की संभावना के आधार पर की जाती है। और इस उपयोग करने की संभावना के आधार पर इस अधिनियम में किए गए संशोधन भारत की वर्तमान आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अत्यंत आवश्यक थे और इसलिए भविष्य में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होंगे। उम्मीद है युवापा में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में जो संशोधन किए गए वे संशोधन आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।